हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने दोस्त जितेंद्र तिवारी के साथ। यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे मुद्रास्फीति के बारे में। तो यहाँ पे मुद्रास्फीति के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इसी के साथ बढ़ते हैं। मुद्रास्फीति सबसे पहले हम लोग समझेंगे कहते किसे हैं, मुद्रास्फीति क्या होती है उसके बारे में समझेंगे। उसके साथ साथ कारण प्रकार और इसके प्रभाव क्या क्या पड़ सकते हैं दैनिक जीवन में, और इससे क्या क्या चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। तो यहाँ पे हम लोग मुद्रास्फीति के बारे में एकदम क्रमबद्ध तरीके से बात करने वाले हैं। तो मुद्रास्फीति कहते किसे हैं? तो मुद्रास्फीति किसी अर्थव्यवस्था की वह स्थिति होती है जब उस अर्थव्यवस्था में मांग तेज़ी से बढ़ने लगती है। मांग तेज़ी से बढ़ने लगती है, मांग की अपेक्षा आपूर्ति जो होती है वह अर्थव्यवस्था में बहुत कम मात्रा में होती है। अगर मांग तेज़ी से बढ़ रही, आपूर्ति कम हो रही, इस स्थिति में क्या होगी, उस वस्तु की महंगाई में सतत वृद्धि देखने को मिलती है। जैसे कोई चीज़ अगर 10 रुपये का था, पहले 10 रुपये में हम 1 किलो आलू लाते थे। महंगाई बढ़ी, आलू की मात्रा कम है और आलू की मांग ज़्यादा है। इससे क्या होगा कि जब हम 1 किलो आलू बाद में 1 हफ्ते बाद हो सकता है लेने जाएँ, तो वही आलू हमें 20 रुपये या 15 रुपये में मिलेगी। तो क्या हुआ, वस्तु की मांग में वृद्धि हो गई। उसके बाद क्या हुआ, इससे होता है कि मुद्रा की क्रय शक्ति प्रभावित होती है। मुद्रा की क्रय करने की क्षमता में गिरावट देखने को मिलता है। तो एक आम बोलचाल की भाषा में अगर कहा जाए तो मुद्रास्फीति क्या होती है, तो मुद्रास्फीति आम बोलचाल की भाषा में महंगाई को ही कहा जाता है। मुद्रास्फीति मुद्रा के मूल्य का कम हो जाना और लोगों की क्रय शक्ति कम हो जाना, मुद्रा की क्रय शक्ति में गिरावट को ही मुद्रास्फीति कहा जाता है। मुद्रास्फीति के कारण क्या हो सकते हैं? तो मुद्रास्फीति के जो कारण हो सकते हैं, मुद्रास्फीति का पहला कारण हो सकता है मांग प्रेरित। जैसा कि मैंने बताया कि मांग बढ़ जाए और आपूर्ति कम हो, तो इससे क्या होगी, मांग और आपूर्ति के बीच में अंतर आ जाएगा, तो मुद्रास्फीति की स्थिति हमें देखने को मिलेगी। दूसरा हो सकता है लागत प्रेरित। दूसरा लागत प्रेरित हो सकता है। तो लागत प्रेरित जो मुद्रास्फीति होगी वो कैसे होगी? लागत प्रेरित में जैसे कि महंगाई बढ़ जाए, वस्तु कोई उत्पादन करने के लिए हमें ज़्यादा रुपया खर्चा करना पड़े, उसके साथ साथ जैसे हमारी ट्रांसपोर्ट का चार्ज ज़्यादा बढ़ जाए, जो सामान हम मंगाते हैं जिसके उसका किराया बढ़ जाएगा, तब भी वस्तु के मूल्य में हमें क्या देखने को मिलेगी, वृद्धि देखने को मिलेगी। कच्चा माल बढ़ जाए, कच्चे माल के दर में वृद्धि जाए, बैंक अगर कर की दर में वृद्धि कर दें, बैंक के द्वारा ब्याज दर या कर की दर में वृद्धि हो जाती है, तो उससे भी हमारी लागत प्रभावित होती है। जो चीज़ 5 रुपये की बन रही थी, अगर वही 10 रुपये की बनेगी, तो जाहिर सी बात है मार्केट में वो 15 रुपये की मिलनी स्वाभाविक है। तो मार्केट में वो कितने में मिलेगी, 15 रुपये की मिलेगी। तो ये होती है लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। इसके अलावा मांग प्रेरित, लागत प्रेरित के अलावा एक और जो अन्य कारक होते हैं उन्हें अलग ही देख लेते हैं। अन्य कारक मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाले क्या हो सकते हैं? अन्य कारक में होते हैं दोषपूर्ण वितरण प्रणाली को रख सकते हैं पहले स्थान पे। अगर दोषपूर्ण वितरण प्रणाली कर दी जाए तो उससे भी हमें मुद्रा आपूर्ति को प्रभावित करेगी। जैसे दोषपूर्ण वितरण प्रणाली होती क्या है, तो दोषपूर्ण वितरण प्रणाली जो होती है ये जमाखोरी से बढ़ती है। जमाखोरी अगर बढ़ जाए, वस्तुओं को हम इकट्ठा करके रखना शुरू कर दें, उसके बाद फिर उससे क्या होगी, मार्केट में वह वस्तु कम मात्रा में रह जाएगी जबकि मांग वही उतनी बनी रहेगी। जिससे क्या होगी, मुद्रास्फीति की स्थिति आ सकती है। दूसरा हो सकता है वितरण प्रणाली के अलावा निर्यात अधिक होने पर। अगर हम निर्यात अधिक कर देते हैं, निर्यात बहुत ज़्यादा मात्रा में कर दिया जाए, उसके बाद फिर वह चीज़ हमारे घरेलू बाज़ार में कम स्थिति में हो जाए और उसके बाद फिर घरेलू बाज़ार में उसकी मांग बढ़ रही है और हमने निर्यात ज़्यादा कर दिया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगी, तब भी हमें मुद्रास्फीति पर प्रभाव देखा जा सकता है। इसके बाद फिर अन्य कारक में आगे बढ़ते हैं। अन्य कारक में आगे हड़ताल जैसे हो जाए, किसी कंपनी में हड़ताल हो जाए, तालाबंदी हो जाए, हड़ताल तालाबंदी, राजनीतिक अस्थिरता अगर उत्पन्न हो जाए, तो इससे भी मुद्रास्फीति प्रभावित होगी। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा आ जाए तब भी मुद्रास्फीति आएगी। वैश्वीकरण का एक प्रभाव भी पड़ता है मुद्रास्फीति पे। जैसे अभी रूस और यूक्रेन युद्ध चल रहा है, इससे वैश्वीकरण पर इसका एक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है। तो ग्लोबलाइजेशन के ज़माना चल रहा है, तो इसमें क्या होगा कि सारे देश एक दूसरे की आर्थिक स्थिति से प्रभावित होते हैं। किसी देश में अगर कुछ उठापटक होती है, तो रूस एक बड़ा देश है, बहुत बड़ा आयातक है, तो ऐसे में क्या होता है, तेल गैस का बहुत बड़ा आयातक है रूस, और वो आयुध सामग्रियां भी वितरित करता है। तो ऐसे में क्या होगा, अगर रूस युद्ध में फंसा हुआ, जो अपने यहाँ उत्पादन कम करेगा, जबकि अन्य जगहों पे उसकी मांग है, तो मांग इससे प्रभावित होगी। तो एक तरह से मांग प्रेरित मुद्रास्फीति को जन्म देगा और इससे भी महंगाई उच्च स्तर पर जाने की संभावना होती है। तो ये रहे मुद्रास्फीति को बढ़ाने वाले कारक। मुद्रास्फीति के क्या क्या कारक हो सकते हैं। इसके बाद फिर
इसके बाद मुद्रास्फीति के जो प्रभाव पड़ते हैं हमारी अर्थव्यवस्था उसके बारे में देखते हैं। तो मुद्रास्फीति पर का जो प्रभाव होता है उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे सकारात्मक प्रभाव पे। तो मुद्रास्फीति के कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। तो सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव दोनों पड़ते हैं। तो मुद्रास्फीति कितनी अच्छी होती है, तो 4 तक की मुद्रास्फीति अच्छी होती है, 4 ± 2। तो 4 ± 2% तक की मुद्रास्फीति अच्छी मानी जाती है। मतलब 4 से 2 कम कर दो 2 तक, इधर 6 तक अच्छी मानी जाएगी। इससे कम होगी तो क्या होगी, मार्केट में गिरावट आ जाएगी। इससे ज़्यादा होगी तो मूल्य में वृद्धि देखने को मिलेगी। तो हम लोग सबसे पहले सकारात्मक प्रभाव की ओर बढ़ते हैं। सकारात्मक प्रभाव में सबसे पहले इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले अगर मुद्रास्फीति बढ़ती है तो वस्तुओं के मूल्य में सतत वृद्धि देखने को मिलेगी। तो वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाएगी। तो अगर किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है तो जो उत्पादक वर्ग है उसको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होगा। अगर लाभ प्राप्त होगा तो उत्पादक वर्ग क्या करेगा, उत्पादक वर्ग के पास पूंजी का सृजन होगा। तो उत्पादक के पास आ जाएगी बहुत अधिक मात्रा में पूंजी। तो उत्पादक वर्ग के पास पूंजी आई, अब वो और नए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सोचेगा, तो नए निवेश को वृद्धि देगा, नए निवेश को बढ़ाएगा। नए निवेश उसके द्वारा देखने को मिलेंगे। नए निवेश होगा फिर उत्पादन में वृद्धि करेगा, नया उत्पादन करेगा। उत्पादन के बाद जब वो उत्पादन करना शुरू करेगा तो उत्पादन में वृद्धि के साथ क्या हो जाएगा, हमें रोजगार में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। रोजगार में अगर वृद्धि होती है तो रोजगार में वृद्धि के साथ क्या होगा, निर्यात में वृद्धि होगी। नया उत्पादन अगर होगा, रोजगार में वृद्धि, उत्पादन हो रहा है तो क्या हो जाएगा, निर्यात में वृद्धि होगी। निर्यात में वृद्धि होगी, इससे विदेशी मुद्रा अर्जित होगी। किसी भी देश को विदेशी मुद्रा अर्जित हो जाएगी। उसके बाद फिर क्या होगा, जिस देश के साथ हम व्यापार करेंगे तो हमारा व्यापार शेष जो है वो धीरे धीरे कम होगा। उसके बाद फिर इस स्थिति में रुपया को मजबूती मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में रुपये की वैल्यू जो भी कम है उसमें वृद्धि देखने को मिलेगी। इसके बाद फिर रोजगार में वृद्धि होगी तो बेरोजगारी दर में कमी देखने को मिलेगी। बेरोजगारी दर में अगर कमी होती है उसके बाद फिर उत्पादन वृद्धि से देश की जीडीपी में वृद्धि हो जाएगी। अगर हम निर्यात अधिक कर रहे हैं तो देश की जीडीपी में वृद्धि स्वाभाविक हो जाएगी। देश की जीडीपी में वृद्धि के साथ फिर देश की जीडीपी में वृद्धि होगी तो उससे क्या होगा, उससे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि देखने को मिलेगी। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो जाएगी, लोगों के पास पैसा आएगा। लोगों के पास पैसा आएगा तो उनकी भुखमरी दूर होगी। भुखमरी उनकी क्या होगी, दूर होगी। भुखमरी, कुपोषण जो फैल रहा है वो कम हो जाएगा। उसके बाद फिर शिक्षा के क्षेत्र में वो लोग निवेश करेंगे। लोगों की शैक्षिक स्थिति में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। बच्चों को लोग पढ़ाएंगे, उनको कुशल, वो एक तरीके से उनके अंदर स्किल डेवलप की जाएगी। वो भी हमारे औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि दिखाएगी और जीडीपी में आगे चल के वो ग्रोथ लाएगी। उसके बाद शिक्षा में लोगों की अगर बढ़ोतरी होती तो रहन सहन का स्तर प्रभावित होगा, रहन सहन अच्छा होगा। साथ साथ अगर लोग शिक्षित होंगे तो जनसंख्या को ऑटोमेटिक कंट्रोल करेंगे और जनसंख्या कंट्रोल हो जाएगी तो हमारे देश की आधी समस्या वैसे ही दूर हो जानी है। अब अगर सरकार के पास जीडीपी में वृद्धि हो रही है तो ऐसे में क्या हो जाएगा, लोगों के पास पैसा भी आ गया। अब लोग क्या करेंगे, बैंकिंग क्षेत्र में निवेश को तवज्जो देंगे। तो लोग बैंकिंग क्षेत्र में ज़्यादा जाना चाहेंगे, तो लोग बैंकिंग सेक्टर में निवेश करेंगे तो देश के आधारभूत ढांचे में राजस्व का निवेश हो जाएगा। देश में कर अधिक आएगा, राजस्व में निवेश अधिक आएगा। इससे अब क्या हो जाएगा, इससे कर योग्य आय में वृद्धि हो जाएगी, आधारभूत ढांचा बढ़ जाएगा। उसके बाद फिर सरकार के पास ज़्यादा पैसा होगा तो सरकार ज़्यादा से ज़्यादा पैसा को कहाँ खर्च करेगी, जन कल्याणकारी योजनाओं में सरकार पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करने की कोशिश करेगी। तो अगर जन कल्याणकारी योजना में सरकार खर्च करती तो इससे देश की अर्थव्यवस्था में बहुत तेज़ी के साथ उछाल देखने को मिलेगा। तो ये जो आपने अभी कारक देखी, ये सारी चीज़ें किसको प्रभावित करेंगी, सीधे तौर पे जीडीपी को प्रभावित करेंगी, देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेंगी। तो ये क्या थे, मुद्रास्फीति का सकारात्मक प्रभाव था। ये मुद्रास्फीति का सकारात्मक प्रभाव था। इसी प्रकार नकारात्मक प्रभाव है, लेकिन वो हम लोग देखेंगे अपने अगले लेक्चर में। अब अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।